आप सभी को नमस्कार। मैं सच्चिदानंद जोशी आपसे आज थोड़ी देर आत्मनिर्भर भारत विचार, संस्कार और व्यवहार इस विषय पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय सांची को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, जो वैकल्पिक शिक्षा का विभाग है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ आत्मनिर्भर भारत के संबंध में थोड़ी सी बात कर सकूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं समाजशास्त्री नहीं हूं, मैं कोई वैज्ञानिक भी नहीं हूं, मैं कोई अन्वेषक भी नहीं हूं। मैं संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का, संवाद का एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं। और उस दृष्टि से अपने इर्द गिर्द या समाज में जो कुछ भी मैं देखता हूं घटित होते हुए, उसके आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप एक साधारण विद्यार्थी के ऑब्जर्वेशन के तौर पर, अन्वेषण के तौर पर ही मेरी बात को सुने, और अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर विचार करें। विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्यम। इस श्लोक का जो मतितार्थ है, इस श्लोक का जो भावार्थ है, उसे जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। कर्म, कर्म कौन सा? कर्म वो जो हमें बंधनों से मुक्त करे। कर्म वो नहीं जो हमें बंधनों में बांधे। कर्म वो जो हमें बंधनों से मुक्त करें। इसी तरह विद्या वो जो हमें मुक्त करे, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, जो मुक्ति का मार्ग दे। इसके अलावा जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी हम अपना कौशल अर्जित करते हैं, वो सिर्फ हमें निपुणता दिखाता है, हमें निपुणता की ओर ले जाता है। और इस दृष्टि से विष्णु पुराण का ये जो श्लोक है, ये हमें हमारे किए गए कर्मों के बारे में, कर्मों के संदर्भ के बारे में और हमारी शिक्षा के बारे में बहुत अधिक बारीक दृष्टांत प्रस्तुत करता है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, हमारे कर्म का उद्देश्य क्या हो। और इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमारी जो प्रगति का कर्म है, हमारे जो विकास का कर्म है, हमारे जो उत्थान का कर्म है, वो कर्म क्या ऐसा है जो हमें कहीं ना कहीं मुक्ति की ओर ले जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हमें बंधनों से मुक्त कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें बंधनों में बांधता जा रहा है। अगर हम इस दृष्टि से इस पूरे विषय का विश्लेषण करें तो हमें समझ में आता है कि सचमुच ही आत्मनिर्भरता वो शब्द है जो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हमें बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है, हमें जीवन में भी कहीं ना कहीं उत्थान होकर, अपना उत्कर्ष करके कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और इसीलिए आत्मनिर्भरता की जब भी बात कही जाती है तो मेरे विचार से आत्मनिर्भरता को 3 स्तरों पर हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मनिर्भरता का विचार क्या है, और आत्मनिर्भरता का विचार कहाँ से आता है और कैसे आता है, और क्या आत्मनिर्भरता का ये विचार स्वदेशी का विचार है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हम अगर आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं तो क्या हम स्वदेशी की बात कह रहे हैं? अगर हम आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं तो क्या हम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कह रहे हैं, बाइकआउट की बात कह रहे हैं? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और इसी संदर्भ में मुझे स्मरण होता है माधवराव सप्रे जी का, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले पत्रकार रहे और हमारे देश के प्रखर राष्ट्रवादी चिंतकों में से एक रहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में, विशेषतः सांस्कृतिक जागरण में, जबकि वो काल लोकमान्य तिलक जी का काल था, उसमें माधवराव सप्रे जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था।
और माधवराव सप्रे जी ने 1906-7 में एक निबंध लिखा था, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। और ये निबंध बहुत ही रोचक है। आज मैं बात कर रहा हूँ उस निबंध के लिखे जाने के 113 वर्ष बाद, और इसलिए मैं इस संदर्भ को आपके सामने रखना चाहता हूँ, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। दरअसल जब 1906-7 में ये निबंध लिखा तो सप्रे जी ने ये निबंध तिलक जी के जो स्वदेशी के संबंध में विचार थे और जो बायकॉट के संदर्भ में विचार थे, उन सब का एक तरह से संग्रह करके, निचोड़ करके अपनी भाषा में उसे बहुत ओजपूर्ण ढंग से लिखा था। बाद में ये निबंध एक पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ और 1908 में सप्रे जी को राजद्रोह के अंतर्गत इस निबंध के कारण जेल हुई। उन पर मुकदमा चलाया गया। 124 के तहत चलाया जाने वाला उस समय का ये पहला मुकदमा था। और इस आंदोलन, इस निबंध का जो शीर्षक दिया था वो सप्रे जी ने दिया था, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, अर्थात भारत की उन्नति का एकमात्र उपाय। और इसीलिए उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था कि स्वदेशी या बायकॉट एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। हम सिर्फ जोर स्वदेशी पर देते हैं और प्रायः ये भ्रम हो जाता है कि स्वदेशी के आग्रह से ही हम उन्नति का मार्ग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सप्रे जी ने अपने निबंध में इस बात में बहुत जोर देकर लिखा है, बहुत स्पष्टता से लिखा है। उन्होंने लिखा था, यद्यपि यह बातें बाहर से देखने पर भिन्न देख पड़ती हैं, यद्यपि उनका वर्णन भिन्न भिन्न शब्दों में किया जाता है, तथापि ये बातें एक ही है, भिन्न नहीं है। ये एक ही वस्तु के दो रूप है। इसका सार इस तरह से है कि हमारा जितना आग्रह स्वदेशी वस्तुओं के प्रति होना चाहिए, उतना ही आग्रह विदेशी वस्तु के त्याग के बारे में भी होना चाहिए। इस विषय को सप्रे जी ने भारत की उन्नति के एकमात्र उपाय के रूप में निरूपित किया था। और ये मैं बात कह रहा हूँ 1906 से 1908 के बीच की बात। उसमें सप्रे जी ने उदाहरण देके कहा कि आयरलैंड, अमेरिका, इटली, चीन और इंग्लैंड देशों के उदाहरणों को देखकर भी यदि हम लोग न सुधरें तो हमारे समान अभागे और कोई नहीं होंगे। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने आज से 100 वर्ष पूर्व भी कही थी। और उन्होंने बहिष्कार को इसलिए योग की उपमा दी थी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सच्चा योगी वही है जो किसी भूत, पिशाच और राक्षस के उपस्थित किए हुए विघ्नों की परवाह न करता हुआ धैर्य और दृढ़ निश्चय से अपना अभ्यास करता चला जाता है और अंत में सफल मनोरथ होता है, उसी प्रकार सच्चा देशभक्त वही कहलाएगा जो अपने बहिष्कार योग के अभ्यास में किसी गोरे अखबार या किसी गोरे अफसर की परवाह न करता हुआ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा। और इस तरह उन्होंने अपने इस पूरे के पूरे विषय में देशभक्ति को योग के साथ, स्वदेशी के और बायकॉट के इस संपूर्ण प्रक्रम को एक तरह से योग की उपमा देते हुए आपको बताया कि ये सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ एक वैचारिक प्रक्रिया नहीं है, ये भौतिक प्रक्रिया भी है, ये शारीरिक प्रक्रिया भी है। और इसलिए उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात भी कही जिसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सप्रे जी ने लिखा, स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा का पालन बहुत दिनों तक करते रहने से ही हमारा इष्ट सिद्ध होगा। जो लोग ये कहते हैं, और इस पर विशेष ध्यान दीजिए, आज से 100 वर्ष पूर्व भी हमारे देश का कोई राष्ट्रवादी मनीषी चिंतक इस बात को कहता है, जो लोग यह कहते हैं कि जब सब प्रकार का देशी माल बनने लगेगा तब हम देशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करेंगे, वे लोग उस आदमी से कम मूर्ख नहीं हैं जो ये कहता है कि जब मुझे तैरना आ जाएगा तब मैं पानी में पैर रखूंगा। मित्रों, ये इतनी महत्वपूर्ण बात सप्रे जी ने आज से 100 वर्ष पूर्व कही थी और हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि दरअसल ये आत्मनिर्भरता का विचार क्या है और आत्मनिर्भरता के विचार को मनुष्य जाति में विशेष रूप से किस तरह से देखा जाना चाहिए। और इसको समझने के लिए हमें कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे घर में बढ़ रहे, पल रहे छोटे शिशु को देखें, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी हमने कुछ एक पुरानी कथाएं पढ़ी हैं जिसमें हमें ज्ञात हुआ है कि मनुष्य जाति को ये श्राप मिला था और संभवतः गौ माता ने वो श्राप दिया था कि तुम्हारी जो संतान होगी, तुम्हारी जो आपत्य होंगे, वो सबसे ज़्यादा निर्भर होंगे और उन्हें विकसित होने में सबसे ज़्यादा देर लगेगी।
इसलिए हम देखते हैं कि अन्य सभी पशु पक्षी प्राणी, उनके बच्चे जैसे ही अंडे से निकलते हैं, कई लोग तो जैसे ही अंडे से निकलता है फुदकना शुरू करता है, लेकिन ये जो मनुष्य का बच्चा है वही है जिसे बहुत दिनों तक साज संभाल जिसकी करनी पड़ती है, जिसका लालन पालन करना पड़ता है। और ये श्राप मिला है सिर्फ इसलिए कि हमने अपने जो कौशल है उसकी कहीं परवाह न करते हुए दूसरे प्राणियों की खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन इस कहानी से आज हम क्या सबक सीखते हैं, इस कहानी से हम आगे अपने जीवन को कैसे विकसित करते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। आप जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सी छटपटाहट होती है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की। आप देखते हैं जो ही वो चलने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, पहला काम बच्चा ये करता है कि वो अपने पिता या माता या जो भी कोई उसे चलना सिखा रहा है उसका हाथ छोड़ता है। यानी वो आत्मनिर्भरता के लिए छटपटाते हुए सबसे पहले सहारा छोड़ता है और उस प्रक्रिया में गिरता है। कई बार उसे चोट आती है, लेकिन उसे गिरने की परवाह नहीं रहती, उसे चोट आने की परवाह नहीं रहती। उसे सिर्फ एक ही बात का ध्यास, एक ही बात का लक्ष्य उसके सामने रहता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर चलना सीखे। आप देखते हैं बच्चा जब खाना खाने की प्रक्रिया में होता है, पहली बार जब वो निवाला लेता है तो उसे मालूम नहीं रहता कि उसका हाथ कितना लंबा है, वो मुंह में कितनी दूरी तक जाएगा। कई बार उसका निवाला बीच में गिर जाता है, कई बार उसके मुंह से ढुल जाता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बावजूद बच्चे के अंदर ये भाव रहता है कि उसे अपने हाथ से ही खाना खाना है, उसे आत्मनिर्भर होकर ही खाना खाना है। ये जो आत्मनिर्भरता का विचार है, और इसीलिए जो टर्म कही गई कि हम कब तक किसी को स्पून फीडिंग करेंगे, हम कब तक किसी को चम्मच से खिलाएंगे, तो ये स्पून फीडिंग भी एक तरह से आत्मनिर्भरता का एंटीडोट या विपरीत या विरोधार्थी टर्म है जो स्वीकार की गई। और इसे देखने की जरूरत है कि ये जो आत्मनिर्भरता का संस्कार है ये बच्चे में कब और कैसे जनित होता है और कैसा बच्चा आगे बढ़ता है। तो जब हम देखते हैं कि मनुष्य में आत्मनिर्भरता के संस्कार इतने ज़्यादा अंतर्निहित हैं, इतने ज़्यादा कूट कूट कर भरे हैं, तो जब हम देश के आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं, देश के आत्मनिर्भर होने की बात पर विचार करते हैं, तो हमारे मन में इतने प्रश्न क्यों उपजते हैं। हमें ये क्यों नहीं समझ में आता, जैसा कि सप्रे जी ने कहा कि जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा तब तक मैं पानी में नहीं कूदूंगा। अगर ये मेरा विचार रहेगा तो हमें अंततः तैरना कब आएगा, हम कब तैरेंगे और हम कब आगे बढ़ेंगे, कब हम तैरकर अपनी गति को प्राप्त करेंगे। और इसलिए उस विचार को अपने मन में कहीं न कहीं मथते हुए आत्मनिर्भरता के बारे में इस तरह के नैसर्गिक दृष्टिकोणों से सोचना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस तरह के नैसर्गिक दृष्टिकोणों से आत्मनिर्भरता के विषय को नहीं सोचते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ी शास्त्रीय बहस, बहुत बड़ी तार्किक बहस करने का कहीं कोई अर्थ नहीं रहता। और जब हम विचार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संस्कार की बात भी करनी चाहिए कि संस्कार दरअसल हमें कैसे जनित होते हैं, संस्कार हमें कैसे प्रेरित करते हैं। और इसके लिए भी मैं कोई बहुत बड़ा शास्त्रीय उदाहरण नहीं देता हूँ। छोटी सी बात है, घर में सुबह घंटी बजी, पिताजी ने बच्चे से कहा कि बेटा देखना शायद कचरे वाला आया होगा, और बच्चे ने अपने पिता को ठीक करते हुए कहा कि पिताजी कचरे वाला नहीं आया, सफाई वाला आया है, कचरे वाले तो हम हैं। ये संस्कार और दृष्टिकोण का फर्क है। हम देखते हैं अभी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हमारे घर में जो हमारे सहयोगी काम करने आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग काम करने नहीं आ पाए। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमारी काम वाली बाई नहीं आई, बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमारी मेड नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों को आपने ऐसा भी कहते सुना होगा कि हाँ, मेरे साथ जो सहयोग करती थी, मेरे साथ जो हाथ बटाती थी, वो चाची, बुआ, मौसी नहीं आ पाई। इन दोनों बातों में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? जब हम कहते हैं डोमेस्टिक हेल्प तो उसका एक फ़र्क है, या जब हम कहते हैं काम वाली बाई तो उसका कुछ फ़र्क है। ये संस्कार का फ़र्क है, ये काम की महत्ता को आंकने का फ़र्क है, ये काम के विशेषण को देखने का फ़र्क है। और इस फ़र्क को कहीं ना कहीं हमें संस्कार से जोड़ना चाहिए। मुझे याद आता है मेरा बचपन, मैं जानता हूँ हमारी नानी के घर में बहुत बड़ा परिवार था, काफ़ी लोग थे, इसलिए खाना बनाने के लिए कोई ना कोई बुज़ुर्ग महिला हमारे घर में हमेशा रहती थी।
लेकिन वो बुज़ुर्ग महिला, उनका नाम क्या है ये हमें कभी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि हमें हमेशा ये मालूम था कि या तो वो मौसी हैं, या तो वो चाची हैं, या तो वो दादी हैं, या तो वो नानी हैं। यानी उनके बारे में हमारे मन में एक सम्मान का भाव संस्कारगत रूप से दिया जाना। हमारे घर में एक बूढ़े दादा रात को चौकीदारी करते थे, हमें नहीं मालूम उनका क्या नाम है, हम सब उनको बब्बा या दादा कहते थे। लेकिन उनके जब सरकारी खाते से जब उनका पेमेंट होने के लिए एक युवा सब इंजीनियर आए और उन्होंने मेरी माता से पूछा कि भगवान दास रोज़ नियम से आ रहा है, तो माता जी ने कहा कि भगवान दास कौन, मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा नहीं, रात को जो बूढ़ा चौकीदार आता है उसका नाम भगवान दास है। माँ ने कहा पिछले 2 वर्षों से बब्बा हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमने कभी उनका नाम नहीं पूछा, संस्कार की बात है। ये संस्कार, मैं पारिवारिक संस्कार का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये पारिवारिक संस्कार के उदाहरण आपको अपने जीवन में श्रम की महत्ता बताते हैं, आपको अपने जीवन में आत्मनिर्भरता की महत्ता बताते हैं, आपको अपने जीवन में ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो तमाम लोग अलग अलग संसाधनों से, अलग अलग मानस से समाज के कामों में लगे हैं, उनका समाज में किस तरह से सम्मान होना चाहिए। और जब तक हम उस श्रम की महत्ता को नहीं समझेंगे, जब तक हम श्रम की सकारात्मकता को नहीं समझेंगे, जब तक हम उस श्रम के संस्कार को नहीं समझेंगे, तब तक शायद इस पूरी की पूरी आत्मनिर्भरता की बात को हम नहीं समझ पाएंगे। इस चीज़ को मैं इसलिए यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि आज जब हम अपना काम खुद करते हैं, कई बार हमें अपने कपड़े अपने हाथ से धोने पड़े, कई बार अपने बर्तन आपको अपने हाथ से साफ़ करने पड़े, कई बार आपको घर में झाड़ू लगानी पड़ी, तब आपको महसूस हुआ कि ये तमाम लोग जो आपके साथ कहीं ना कहीं इस तरह के श्रम के कार्य में जुड़े थे, उनका महत्व कितना बड़ा था, कितना महान था। और इसलिए आपको इसको भी समझना होगा कि जब आप दूसरे देशों की तुलना करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे और भी कोई देश हो, इन सभी देशों में कहीं न कहीं श्रम के महत्व को समझा गया है। और उस श्रम के महत्व को समझते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं उन देशों ने अपने आप में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के मॉडल में भी कभी उस तरह की बात का जिक्र नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर मुझे याद है कि जब मैं मिडिल क्लास में था तो वर्क एक्सपीरियंस नाम का एक विषय होता था, जिसमें हमें वुड वर्क भी सिखाया जाता था, जिसमें हमें लेथ मशीन पर काम करना भी सिखाया जाता था, जिसमें हमें वेल्डिंग भी सिखाई जाती थी, थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिक का काम भी सिखाया जाता था। लेकिन ये चूँकि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में था, इसलिए सिखाना ज़रूरी है, इसलिए हम सीखते थे। लेकिन न उसके सिखाने के बारे में किसी ने हमें महत्व समझाया, न उसे कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया गया, क्योंकि हमें मालूम था कि परीक्षा के अंत में इन सब चीज़ों के नंबर नहीं जुड़ना है। परीक्षा के अंत में तो नंबर जुड़ना है, गणित में आपको कितने प्राप्त हुए, विज्ञान में आपको कितने प्राप्त हुए, हिंदी, अंग्रेजी या सामाजिक अध्ययन में कितने अंक प्राप्त हुए। हमें नहीं बताया गया कि वुडवर्क में आपको कितने अंक प्राप्त हुए, इसका भी महत्व कहीं ना कहीं आपके परीक्षा परिणाम में आने वाला है। और इसलिए एक जो महत्वपूर्ण स्किल या एक जो महत्वपूर्ण कौशल या एक जो महत्वपूर्ण अंग मुझे उस समय सीख लेना चाहिए था, उस समय सीखने से मैं वंचित रह गया। आज आपके घर में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किया हुआ विद्यार्थी रहता है, पर वो घर का फ्यूज़ नहीं सुधार पाता, या सुधार नहीं पाता, या वो उसे सुधारना कहीं ना कहीं अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसे लगता है कि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरा काम बड़े बड़े पावर प्लांट बनाना है, घर की बिजली सुधारना मेरा काम नहीं है। कैसे हम आत्मनिर्भरता की इस पूरे के पूरे संस्कार को देखेंगे? घर में अच्छा खासा सिविल इंजीनियर है, लेकिन वो घर की किसी दरार को ठीक करने की दृष्टिकोण से कभी भी आपको कोई सुझाव नहीं दे पाता। उसे अपने हाथ में चूना मिट्टी लगाने में कई बार संकोच और शर्म आती है। हमें अगर हमारे कपड़े काले होने का, अगर हमें हमारे हाथ काले होने का या गंदे होने का कहीं ना कहीं दुख होगा, कहीं ना कहीं उसमें शर्म आएगी, तो हम आत्मनिर्भरता की इस बहस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और जब तक हम इन सारे विषयों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने अंदर उस संस्कार को नहीं ला पाएंगे जो हमें हमारे उस आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ाएगा, अग्रसर करेगा। और इसलिए ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास सारा कौशल होता है, सारा संचित ज्ञान होता है, उसके बावजूद भी हम उस दिशा में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते।
और ये इसलिए हमें सीखना जरूरी है कि ये सारी बातें शिक्षा के साथ लगातार जब तक जुड़ती नहीं हैं, जब तक हमारे अंदर शिक्षा के साथ इस संस्कार की बातें नहीं जुड़ती हैं, तब तक हमें उन तमाम ऐसी चीज़ों के प्रति कोई सम्मान का भाव जागृत नहीं होगा जो चीज़ें इस तरह के कौशल के माध्यम से निर्मित होती हैं, सृजित होती हैं। और उन तमाम कौशल के प्रति हमारे अंदर कहीं भी कोई सम्मान का भाव नहीं उपजेगा। एक और तीसरा उदाहरण देता हूँ जो बिल्कुल सामान्य सा उदाहरण है। आपकी माँ घर में बहुत अच्छी रोटी बनाती है, जो लोग विवाहित हैं वो कहेंगे आपकी पत्नी बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं, आपकी बहन बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। लेकिन आप किसी दिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो लोग कोई घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं और मजबूरी में आपको अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ती है। वो रोटी ऐसी बनती है कि वो गोल नहीं होती, उसमें अलग अलग देशों का नक्शा बनता है, कभी अफ्रीका का बनता है, कभी अमेरिका का बनता है, और वो रोटी कच्ची भी रह जाती है, ठीक से सिकी भी नहीं रहती। लेकिन उसके बावजूद आपको वो रोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। कोई पूछेगा कि कैसी बनी है तो आप कहेंगे कि बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रोटी आपने अपने हाथों से बनाई। चाहे फिर उसमें वो कौशल, उसमें वो परफेक्शन, वो पूर्णता ना हो, उसके बावजूद वो आपके हाथ की बनी होती है। और भगवान न करे अगर आप पर ऐसा प्रसंग बार बार आ जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि वो रोटी गोल भी बनेगी, पतली भी बनेगी और वो रोटी फूलेगी भी। तो ये एक प्रक्रिया का अंग है। आप रोटी को न पकने दे रहे हैं, न गोल बनने दे रहे हैं, न फूलने का अवसर दे रहे हैं, उसे अभ्यास का कोई अवसर नहीं दे रहे, और उसके सामने चुनौती है कि वो दूसरे ऐसे उत्पादों के साथ कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा करे जो उत्पाद आपसे पहले कहीं न कहीं जनित हुए हैं। तो इन सारी बातों को जब आप सोचते हैं तो ये संस्कार में आता है, और ये संस्कार मन का संस्कार है। अगर मेरे पास कोई कपड़ा जो मेरे किसी हैंडलूम से बना है, उस कपड़े के अंदर जो उस बनाने वाले कारीगर की मेहनत और कारीगर की रचनात्मकता कहीं न कहीं छुपी है, तो मुझे निस्संदेह वो कपड़ा उन तमाम मिलों से अच्छा लगना चाहिए जो कहीं न कहीं विदेश की बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक मिलों में बना है। और ये बात तो है ही नहीं कि भारत में ऐसी चीज़ें नहीं बनती, भारत में भी ऐसी तमाम चीज़ें बनती हैं जिसके बारे में हमें गर्व होना चाहिए। अब समय धीरे धीरे थोड़ा सा बदला है, जब हम लोग मेड इन इंडिया की चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़े से गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अभी भी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो मेड इन इंडिया की चीज़ों को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और कहीं दूसरे देशों के लेबल को देखकर अपने अंदर गर्व का अनुभव करते हैं। हम कहीं ना कहीं ये बताने में अनुभव करते हैं कि मेरे पास जो घड़ी है, या मेरे पास जो चश्मा है, या मेरे पास जो पेन है, वो किसी विदेशी ब्रांड का है। और जो व्यक्ति जितने ज़्यादा विदेशी ब्रांड बताएगा, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सभ्य और संभ्रांत समझा जाएगा। समाज का ये जो मानस है, इस मानस को बदलने की ज़रूरत है। हम जितनी ज़्यादा अपने देश की बनी हुई वस्तुएं, अपने अपने देश की बनी हुई वस्तुओं पर जितना ज़्यादा हम गर्व कर सकेंगे, उतने ज़्यादा ही हम अधिक सभ्य होंगे। अगर हम इस मानस पे कहीं ना कहीं आ जाएं, तब जाकर हम आत्मनिर्भरता की वो जंग जीत सकते हैं जिस जंग का आह्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसीलिए इस जंग को जीतने के लिए ये सारी लड़ाई जितनी ज़्यादा मैदान में लड़ी जानी है, उससे ज़्यादा लड़ाई मन में लड़ी जानी है। मानस तैयार करने की बात है। और इसीलिए आज के विषय में मैं विचार, व्यवहार और संस्कार की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए ये संस्कारों को आरोपित करना, संस्कारों को धीरे धीरे हमारे नौनिहालों में पहुँचाना, उनके मन में बसाना, उनका मानस उस दृष्टि से तैयार करना, ये देश के सभी शिक्षा शास्त्रियों का, समाज शास्त्रियों का, जो लोग समाज का प्रबोधन करते हैं, ये सब उनका काम है कि वो बताएं कि कैसे हम उन चीज़ों को करेंगे। और फिर वही बात आती है कि जब अच्छी चीज़ आएगी तब हम प्रयोग करना शुरू करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो तो समय अब निकल चुका है। समय तो अब ये है कि हम आज से और अभी से जो चीज़ हमारे देश में है, जो चीज़ हमारे देश की बनी हुई है, हम उसी से काम करें।
और आप देखिए कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी परंपराओं में कितनी कितनी ज़्यादा व्यापकता है, कितनी ज़्यादा गहराई है, कितनी ज़्यादा विशालता है। एक बार आप उन परंपराओं का कहीं अवलोकन करके तो देखिए। जो ज्ञान के भंडार हमारे परंपरागत स्रोतों में हैं, वो ज्ञान के भंडार उन ज्ञान के भंडारों से कहीं अधिक हैं जो ज्ञान के भंडार हमने कृत्रिम रूप से कहीं ना कहीं विकसित किए हैं। कुंभकोणम में एक गुरुकुल है जहाँ विश्वकर्मा समुदाय के बच्चों को पढ़ाते हैं आचार्य उमापति आचार्य, और वो कहते हैं कि मैं 10वीं पास बच्चे को 3 वर्ष में आर्किटेक्चर का, वास्तुशास्त्र का वो सारा ज्ञान दे देता हूँ जो 5 वर्ष के आर्किटेक्चर के कोर्स में भी बच्चा नहीं सीख पाता। और 5 वर्ष के कोर्स में अगर आर्किटेक्चर के बच्चा वो सीख भी जाता है तो उसे मैदान पे, ज़मीन पर वो सारी उसकी ज्ञान को, उसके कौशल को कैसे व्यक्त करना है ये नहीं आता। जबकि ये गुरुजी 3 वर्ष में उस बच्चे को न सिर्फ वास्तुशास्त्र के सभी सिद्धांतों में निपुण करते हैं, बल्कि उसको ये भी बताते हैं कि संरचना शास्त्र, कंस्ट्रक्शन शास्त्र क्या है। हलमा करके एक परंपरा है जो हमारे झाबुआ के भील जनजाति में बहुत प्रचलित है, और हलमा का आशय ये है कि सब मिलकर समाज के उपयोग के लिए कोई काम करें। ये एक बहुत महान परंपरा है, और इसलिए जब 20-25 हज़ार लोग, पुरुष स्त्री एक साथ जुटते हैं तो वो किसी गांव के लिए तालाब खोद देते हैं, किसी गांव के लिए नहर बना देते हैं। और ऐसी जगह पर एक 8वीं-9वीं का बच्चा तालाब का लेआउट सिर्फ इसलिए दे पाता है क्योंकि उसको उसके पूर्वजों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसके आधार पर वो समझ जाता है कि किस तरह से उसे तालाब का लेआउट देना है। और वो तालाब का लेआउट आईआईटी और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हुए लोग भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं जब वो देखते हैं कि इस तरह का तालाब का लेआउट इस बच्चे ने दिया है। तो ये कहाँ से आती है? और मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे उदाहरण हमारे सामने इसलिए है क्योंकि इन सारे उदाहरणों का कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना में, हमारी परंपरा में कहीं ना कहीं इसका महत्व रहा है। अगर हम उस महत्व को ही फिर से पुनर्जीवित कर दें तो भी हम हमारी आत्मनिर्भरता की इस जंग को, आत्मनिर्भरता के इस युद्ध को बहुत आसानी से जीत सकते हैं संकल्प के साथ। और इसलिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम कैसे उसके अंदर अपने व्यवहार स्वरूप उन सारी चीज़ों को लाएं, क्योंकि ये जो कौशल है, इस कौशल में सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का हमें शौक़ है, लेकिन गाड़ी के बारे में जानने का शौक़ नहीं है। एक मज़ेदार सा लतीफ़ा है, हम सब ने सुना है। एक व्यक्ति बहुत महंगी विदेशी कार चला रहे थे जिसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, और एक जगह कहीं वो कार रुक गई। उन्हें मजबूरी में किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ा, और उस मैकेनिक को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई क्या तुम मेरी ये कार ठीक कर सकते हो? उस मैकेनिक ने उस कार को देखा और कहा ठीक तो कर सकता हूँ, मगर 1000 रुपये पड़ेंगे। अब मजबूरी का मारा क्या करता, उसने कहा ठीक है आप 1000 रुपये लीजिए पर इसे ठीक कर दीजिए। उसने बोनट खोला, कुछ नहीं किया, एक जगह एक हथौड़े से थोड़ा सा ठोका, बोनट बंद किया, कहा कि गाड़ी चालू कर दीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। उस व्यक्ति ने गाड़ी चालू की, गाड़ी ठीक हो गई। उसने 1000 रुपये दिए तो सही, लेकिन उसका जी बड़ा दुख दुख कर रहा था, बड़ा उसको बुरा लग रहा था। उसने इस व्यक्ति से कहा कि भाई तुमने तो सिर्फ एक हथौड़े से एक जगह ठोकर भर मारी है और उसके तुम 1000 रुपये ले रहे हो। उसने कहा नहीं, ठोकर मारने के तो मैं सिर्फ 10 रुपये ले रहा हूँ, 990 रुपये मैं उस बात के ले रहा हूँ कि ठोकर कहाँ मारनी है। ये जो ज्ञान का भंडार है, और इस तरह से जैसे हम लोग हमारे जीवन में उस ज्ञान को कहीं ना कहीं उतारते हैं, तो इन सारी बातों को सोचने समझने की ज़रूरत है, व्यवहार में उसे लाने की ज़रूरत है। हम सब लोग बहुत अधिक पढ़ जाते हैं, लेकिन उसे व्यवहार रूप में लाने के लिए हमारे पास जो संकल्प शक्ति होना चाहिए था, वो संकल्प शक्ति कहीं ना कहीं हमारे अंदर से गुम जाती है। इसीलिए ये होता है कि जो वास्तविक श्रम है, जो वास्तविक रचनात्मकता है, जो वास्तविक ऊर्जा है, हमें कहीं ना कहीं उसका महत्व समझ में नहीं आता।
इसलिए अपने बात को प्रारंभ किया था मैंने और तब कहा था कि श्रम की सार्थकता, श्रम का महत्व और श्रम का सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भरता की कोई भी बहस, आत्मनिर्भरता की कोई भी चर्चा हमारे लिए अकारण ही होगी। हम जिन देशों से आत्मनिर्भरता के संबंध में टक्कर ले रहे हैं या टक्कर लेना चाहते हैं, उन देशों की पूरी शिक्षा व्यवस्था और की पूरी सामाजिक संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपने सामाजिक संरचना में, अपने सामाजिक ढांचे में इस सम्मान को बहुत अच्छी तरह से बना कर रखा है। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य से वो सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ हवाई जहाज़ चलाने वाले पायलट का तो सम्मान हमारे पास बहुत है, लेकिन बस चलाने वाले ड्राइवर का सम्मान शायद उतना नहीं है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से हवाई जहाज़ चलाने वाला पायलट कहीं श्रेष्ठ है, बस चलाने वाले ड्राइवर की शायद उतनी हमें महत्ता समझ में नहीं आती। जबकि आप जानते हैं कि दोनों के ही हाथ में उन तमाम प्रवासियों की जान रहती है जिस वाहन को वो चला रहे होते हैं। अगर हवाई जहाज़ के पायलट के पास हवाई जहाज़ में बैठे हुए 100-125 लोगों की जान है, तो बस के ड्राइवर के पास भी उतने ही लोगों की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे सामने वो सम्मान नहीं आता। हमने कभी नहीं देखा कि हमने ऐसे लोगों को कहीं जाकर सम्मानित किया हो जिन्होंने महत्वपूर्ण अवसर पर अपने श्रम से और अपने संयम से और अपने संकल्प से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सहायता की है। कई बार हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड भी समझ लेते हैं, और ये जो संस्कार का प्रश्न है ये हमें फिर बहुत बड़ा धोखा दे देता है। इस दृष्टिकोण को जब तक हम हमारे मन में अच्छी तरह नहीं बांधेंगे, और आज चूँकि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ जहाँ निश्चित तौर पर हमें गुरुकुलों की परंपरा के बारे में कहीं न कहीं बताया जाता रहा होगा। भारतीय शिक्षण मंडल ने पूरा का पूरा गुरुकुल प्रकल्प चलाया है, और गुरुकुल प्रकल्प चलाने के पीछे आशय कोई प्राचीन पद्धति में आपको पुनः ले जाकर वर्षों पीछे धकेल देना नहीं है। गुरुकुल पद्धति हमारे भारतीय शिक्षण परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति रही है, जिसमें गुरुकुल के माध्यम से हमने विद्यार्थी को न सिर्फ शिक्षित और संस्कारित बनाया है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया है। इसलिए गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी न सिर्फ अलग अलग विषयों का ज्ञान लेते हैं बल्कि वो अलग अलग विषयों में कौशल भी अर्जित करते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे गुरुकुल देखने का जहाँ पर विशेष रूप से अलग अलग विषयों पर पांडुलिपियाँ तैयार करने की काम चल रहा था। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि वो बच्चे पांडुलिपियाँ तैयार करने का काम कर रहे थे, यानी सिर्फ पांडुलिपियाँ लिख नहीं रहे थे। उन्हें कागज़ कैसे बनाया जाना चाहिए ये भी सिखाया जा रहा था, शाही कैसे बनाई जानी चाहिए ये भी सिखाया जा रहा था, ऐसी शाही कैसे बने जो ज़्यादा समय तक टिके ये भी बताया जा रहा था, कहाँ पर गोल्डन, कहाँ पर सिल्वर, कहाँ पर अलग अलग रंगों से इस्तेमाल करना है, इसकी शाही कैसे बनेगी ये भी बताया जा रहा था। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा था कि ये पांडुलिपियाँ सुरक्षित रहें, इसके लिए हम कैसे बक्से बनाएं, और वो बक्से बनाने के लिए हम किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करें। अगर उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भोजनशाला में कहीं ना कहीं भोजनशाला में उनको काम दिया जा रहा था, तो उनको ये भी बताया जा रहा था कि ये जो भोजन है इसका जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो अनाज हो चाहे वो सब्जी हो, वो कैसे उगाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो जब तक हम इस तरह की चीज़ों से हमारे विद्यार्थी को लैस नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम अगर सिर्फ आत्मनिर्भरता की हवाई बहस करते रहेंगे तो उसका कोई सार नहीं होगा। उसके लिए हमें उसकी जड़ में जाना होगा, उसका मानस तैयार करना होगा। और वो जड़ में जाने के लिए, मानस तैयार करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा दायित्व हम सब शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का भी हो सकता है, समाज से जुड़े हुए लोगों का भी हो सकता है, जो हमें उस श्रम की सार्थकता बताएं और उस कौशल की उपादेयता बताएं। जब तक हमें श्रम की सार्थकता और कौशल की उपादेयता समझ में नहीं आएगी, तब तक हम जीवन में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने के बारे में, विकसित होने के बारे में, अपने अंदर स्वावलंबी होने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और ये दोनों चीज़ें, अपनी वस्तु का आग्रह और दूसरी वस्तु के प्रति हमें एक तरह से विदेशी वस्तुओं को किस तरह से हम छोड़ें, इन दोनों वस्तुओं को जब तक हम साथ में नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सारे शास्त्र अगर समाप्त भी हो जाएं
तो ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है उसमें इतनी शक्ति है कि अकेले उस श्लोक के बल पर ही पूरी की पूरी सृष्टि पुनः निर्मित हो सकती है। तो क्या था उस श्लोक में, जब ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यास्विद धनम। क्या है इस श्लोक में, क्या बात है जिसे महात्मा गांधी ने इतना बड़ा श्लोक माना, महात्मा गांधी ने इतना बड़ा सूत्र माना जीवन का, क्या है इसमें और इसमें कौन सा संदेश छुपा है जो हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के हमारे इस विचार की ओर ले जाता है। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ऑल दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, सेंटिनेंट एंड इनसेंटिनेंट, हैज़ टू बी कवर्ड बाय द विजन ऑफ ईश्वरा। सब ईश्वर के दृष्टिकोण से जो भी व्यक्ति इस विश्व में है उसको सबको ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना है और अपने आप को ऐसा बनाना है कि इन सब से हमारा एक तरह का ऐसा नाता रहे जो हमें लालच न दिखाए। मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना मैं ले लूं, पर बाकी सबको मैं ऐसा मान के चलूं कि ये किसी दूसरे की संपत्ति है। इसको हम क्यों इस विशेष अवसर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि जब तक हम उस संदर्भ से अपनी की पूरी बात को नहीं सोचेंगे कि मेरे पास क्या है जो मेरे लिए पर्याप्त है, तो उसके बाद मुझे उस लालच की, उस ग्रीड की आवश्यकता नहीं होगी जो पाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ देखना पड़ता है, जो पाने के लिए मुझे दूसरे से कहीं कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। मेरी गुरु माँ ने मुझे एक बहुत सुंदर सी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि माता तो सबकी ही सुंदर होती है, माता तो सबकी ही अच्छी होती है। किसकी माता खराब होती है? माता तो सबकी अच्छी होती है। लेकिन हम मांग किससे करते हैं? हम बार बार आग्रह किससे करते हैं कि मुझे माँ ये दे दो, ये दे दो? वो तो हम अपनी माँ से ही करते हैं ना। हम दूसरे की माँ से तो नहीं पूछते, सिर्फ इसलिए कि दूसरे की माँ मेरी माँ से शायद ज़्यादा सक्षम है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे की माँ मेरी माँ से ज़्यादा संपन्न है, इसलिए मैं दूसरे की माँ के पास जाकर तो नहीं मांगता ना अपनी मांगे। तो जो मेरे पास है, जो मेरी भारत भूमि मुझे दे रही है, जो क्षमता मेरी भारत भूमि की है, जो भारत भूमि मुझे लगातार प्रेम से दे रही है, जिसका मैं पात्र हूँ, अगर मैं अपनी भारत भूमि की उस संपत्ति, उस चीज़ को न लेकर दूसरी भूमि की किसी चीज़ के प्रति लालायित हो जाऊं, तो क्या मैं अपनी माता के साथ न्याय कर रहा हूं? इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जीवन में जो संतोष का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा ईशोपनिषद में भी कही गई है, उस संतोष के सिद्धांत से भी हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर पहुंच सकते हैं। जैसे एक जगह हमें गुरु ने बताया कि जैसे जीवन को उद्देश्य महत्वपूर्ण है, उसी तरह पैसे का हिसाब भी महत्वपूर्ण है। यानी जैसे जीवन अगर है तो उसके लिए उद्देश्य होना ही चाहिए, और पैसा है तो उसका हिसाब होना चाहिए। पैसे का हिसाब का मतितार्थ ये है कि बेहिसाब पैसा या बिना हिसाब का पैसा, यानी अनअकाउंटेड मनी, आपके जीवन में कहीं कोई लाभ नहीं पहुंचाता। और जब अनअकाउंटेड मनी आपके जीवन में कहीं कोई लाभ नहीं पहुंचाता, तो इसका आशय ये भी है कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक संतोष का भाव भी उत्पन्न करता है। और इसलिए वो जो संतोष का भाव है, वो संतोष का भाव ही आपको बताएगा कि मुझे कितनी चीज़ की आवश्यकता है, कब कितनी चीज़ मुझे चाहिए और क्यों चाहिए। और अगर हमारे अंदर वो संतोष होगा तो फिर हमें लालच नहीं होगा किसी दूसरी चीज़ का। ये एक व्यवहार की बात है। तो इस व्यवहार को मेरे जीवन में हम कैसे लाएं, इस व्यवहार को मेरे जीवन में हम कैसे उतारें, इस बारे में एक अभ्यास होना चाहिए। इस लॉकडाउन के दौरान, इस घरवास के दौरान, इस फिज़िकल डिस्टेंसिंग के दौरान हमें इस बात की अनुभूति निश्चित तौर पर हुई है कि हमने हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर लीं जिनकी हमें शायद कहीं आवश्यकता नहीं थी।
और जब हमने हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर ली हैं जिसकी हमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, तो निश्चित तौर पर हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत अधिक दूसरे के स्वाधीन कर दिया है। बहुत अधिक हमने अपने जीवन को ऐसी बातों के स्वाधीन कर दिया है जिन बातों पर हमारा कोई वश नहीं। अगर हमको ये अनुभव हुआ है तो निश्चित तौर पर हम ये भी समझ गए हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमें अपनी चीज़ों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढालने के लिए एक अलग किस्म के योग की, तप की आवश्यकता होगी। वो योग, वो तप हम सब करें और हम सब अपना जीवन उस दृष्टि से ढालें। इसी विचार से आज ये विषय मैंने आपके सामने रखने की हिम्मत की है, साहस किया है। मुझे मालूम है कि मैं कोई बहुत शास्त्रीय व्याख्यान आपके सामने नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन के सामान्य उदाहरणों के माध्यम से ही आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मनिर्भरता का जो नारा, आत्मनिर्भरता का जो मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो मंत्र सहज योग और संकल्प और संस्कार से ही पूरा होगा। उस संकल्प और संस्कार को हम सब दोहराएं। उस संकल्प और संस्कार के माध्यम से हम अपने जीवन में कहीं न कहीं एक निश्चित दिशा प्राप्त करें, और आपकी दिशा जब प्राप्त होगी तो आप कहीं भारत भूमि को भी ये दिशा दे सकते हैं, यही मुझे लगता है। इसलिए आज अपनी बात का समापन मैं एक कविता से कर रहा हूँ। इस कविता को आप सुनेंगे, ये मेरी रचित कविता है जो वर्तमान परिस्थिति पर है, और कहीं न कहीं इस कविता से अगर आपको कोई दृष्टि प्राप्त होती है तो मैं इसे अपना भाग्य समझूंगा। सड़कों के ये सन्नाटे, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भीड़ भरी सड़कें थीं लेकिन गति हमारी कम होती न थी। भीड़ भरी सड़कें थीं लेकिन गति हमारी कम होती न थी। आस पास होते थे सब लेकिन नज़रें हमारी मिलती न थीं। तन से दूर हुए हैं अब लेकिन मन पास आने लगे हैं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। छोड़ आए थे जिनका साथ जीवन की आपाधापी में, छोड़ आए थे जिनका साथ जीवन की आपाधापी में। भूल गए थे अपना रास्ता सब कुछ पाने की जल्दी में। मानवता के सदाचार के वो पुराने सबक याद आने लगे हैं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं। इंसानियत का नया मंजर अब नज़र आया है। इंसानियत का नया मंजर अब नज़र आया है। प्रकृति के साथ मिलकर मनुज ने नया गीत गाया है। प्रकृति के साथ मिलकर मनुज ने नया गीत गाया है। ईश्वर के कितने रूप सेवा करते नजर आने लगे हैं। ईश्वर के कितने रूप सेवा करते नजर आने लगे हैं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं। और अंतिम है जिस पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं नव जीवन के, नव जागृति के। आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं नव जीवन के, नव जागृति के। आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं आत्मनिर्भरता की नव संस्कृति के। आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं आत्मनिर्भरता की नव संस्कृति के। अभिनव सृष्टि नव जीवन दृष्टि के क्षितिज अब छाने लगे हैं। अभिनव सृष्टि नव जीवन दृष्टि के क्षितिज अब छाने लगे हैं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं। मैं सांची विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय गुरुजनों का, मेरे मित्रों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ अपनी कुछ ऊबड़ खाबड़ सी बातें बांट सकूं। आशा है मैंने आपको बहुत अधिक निराश नहीं किया होगा।
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने साथ ही अपने आसपास के सभी इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।